Hey lovely people, welcome back to my channel रनीता कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम आर्ट एजुकेशन का वन शॉट करने वाले हैं। इट मीन्स इस वीडियो में आपको सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देखकर ना सिर्फ पास हो सकते हैं बट अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हर एक टॉपिक कवर होने वाला है इस वीडियो में और साथ ही साथ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट है इसमें मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट एंड आर्ट्स इन एजुकेशन। ठीक है, तो मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है आर्ट का एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो आर्ट का मतलब होता है आर्ट इज़ अ वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड थॉट्स। तो एक जो कला है, एक आर्ट है, वो एक तरीका है अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करने का। आपने देखा होगा कि पहले के समय पे जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, वो कुछ कुछ ड्रॉ करके, आपने देखा होगा वॉल पे, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो वॉल पर कुछ कुछ ड्रॉ करके वो अपने जो थॉट्स होते थे, अपनी फीलिंग्स होती थी, उनको शेयर करते थे, है ना। सो आर्ट इज़ ए यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन. It is often a language that expresses our experience and perception of the world around us in varied forms. तो आर्ट एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है जिससे हम अपने थॉट्स को, एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो वही हम कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं आर्ट। आर्ट इज़ नॉट अ थिंग, इट इज़ अ वे। ठीक है, विवेकानंदा ने कहा है आर्ट इज़ रिप्रेजेंटिंग द ब्यूटिफुल, देयर मस्ट बी आर्ट इन एवरीथिंग, है ना। और महात्मा गांधी जी ने कहा है दैट ट्रू आर्टिस्ट ओनली दैट फेस इज ब्यूटिफुल विच क्वाइट अपार्ट फ्रॉम इट्स एक्सटीरियर शाइन्स विद द ट्रूथ विद इन दी सोल. सो आर्ट does in a multi-sensory language that is incorporates many history and cultural references. अब देखते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट का एट प्राइमरी लेवल। सबसे पहले तो कि ये मीडियम होता है एक्सप्रेसिंग अवर इमोशनल फीलिंग्स, कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं कला के थ्रू, एक वी कैन से एक आर्ट के थ्रू, है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन चाइल्ड परफॉर्मिंग डांस, ही और शी कैन ईजिली एक्सप्रेस देयर फीलिंग, है ना। तो एक डांस के थ्रू, डांस इज ऑल्सो आर्ट, डांस भी हमारा एक कला होता है। तो उसके थ्रू एक बच्चा जो है अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। एक ड्राइंग के थ्रू, एक पेंटिंग के थ्रू एक बच्चा अपने इमोशन को या एक पर्सन अपने इमोशन को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। सेकेंड, इट डेवलप्स इमेजिनेशन पावर। तो जो एक आर्ट होता है वो एक इंसान में इमेजिनेशन पावर को क्या करता है, डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल जब कोई भी हम पेंटिंग करते हैं तो हम इमेजिनेशन का यूज़ करके उस पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं, तो ये हमारी इमेजिनेटिव पावर को इंक्रीज करता है। मोड ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, बेटर स्पीकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग होता है, बिहेवियर होता है। इन्हांस द फीलिंग ऑफ एस्थेटिक और ब्यूटी। एस्थेटिक का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे अंदर जो है उस चीज़ का वी कैन से उस चीज़ की जो ब्यूटी है, उस चीज़ की जो फीलिंग है वो इन्हांस होगी। आर्ट फॉर्म इज़ अ यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल होता है, हर कोई इस चीज़ को समझ सकता है, कोई लैंग्वेज का यूज़ नहीं है इसमें, इस चीज़ को हर एक कोई भी इंसान जो है वो समझ सकता है। आर्ट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट एंशिएंट पीरियड, आर्ट हमें हेल्प करती है टू डेवलप द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। आर्ट डेवलप करती है वैल्यूज़ अमंग दी स्टूडेंट्स, इनर एनर्जीज इनटू अ क्रिएटिव एबिलिटीज़, अकेडमिक अचीवमेंट होती है आर्ट के थ्रू, सेंस ऑफ थिंग्स होता है और डेवलप होती है सिटिंग पावर, कैपेसिटी एंड अटेंशन स्पैन। आर्ट एजुकेशन क्या है, आर्ट एजुकेशन मीडियम है जिससे कि बच्चा जो है वो डेवलप करता है बहुत सारे स्किल्स और पावर। ठीक है, सो that they can express the dreams and desire, feeling, thoughts and imaginary ideas in such a way in which it is understandable by all in a easier way. तो हमारा वो ही होता है आर्ट एजुकेशन। आप इनमें से कोई भी एक वी कैन से अच्छे से इसको पढ़ सकते हो कि आर्ट एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आर्ट एजुकेशन जो है वो इंटीग्रेटेड लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे को प्रोवाइड करती है। आर्ट एजुकेशन प्रोसेस होता है जो इंकरेज करता है सेंसरी एक्सप्लोरेशन को, है ना। एम क्या है आर्ट एजुकेशन के, तो एम और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एम पता हो, ऑब्जेक्टिव्स पता हो आर्ट एजुकेशन के। क्रिएटिविटी डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, अलग अलग स्किल्स बच्चे में डेवलप होंगे। टू गेन डिलाइट इन्जॉयमेंट, बच्चा इन्जॉय करके कुछ सीख पाएगा। लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट रहता है आर्ट में। डेवलप द एबिलिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, है ना, ये सारी चीज़ें होती है।
नेक्स्ट एस्थेटिक इन एजुकेशन। एस्थेटिक इन एजुकेशन का क्या मतलब है? सो एस्थेटिक इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ फिलोसफी ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, कि हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि ये अच्छा आर्ट है, ये बुरा आर्ट है, डिफरेंस कर पा रहे हैं, वो ही हमारा होता है एस्थेटिक। तो आपका एस्थेटिक वो वाला नहीं है बेटा जो आप करते हो, यू कैन इंस्टाग्राम पे आप एस्थेटिक पिक्चर अपलोड कर रहे हो, इसका मतलब वो नहीं है। एस्थेटिक का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि एस्थेटिक हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम में वो कैपेबिलिटी है कि हम एक अच्छे आर्ट को प्रमोट कर पाए और अप्रिशिएट कर पाए। तो इम्पॉर्टेंस क्या होती है एस्थेटिक की एजुकेशन में? द एबिलिटी टू परसीव एस्थेटिक क्वालिटीज़, ये एबिलिटी होती है टू एक्सपीरियंस एस्थेटिक क्वालिटीज़, कि हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाए, उस चीज़ को समझ पाए। क्रिएटिव कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। एस्थेटिक जजमेंट और इवैल्यूएटिंग एस्थेटिक क्वालिटीज़, एस्थेटिक एजुकेशन एसेंशियल कंपोनेंट होता है अपब्रिंगिंग का। एस्थेटिक एजुकेशन इनेबल करता है लर्नर टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, और एस्थेटिक एजुकेशन स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होती है कॉग्निशन और इमोशन की। तो ये डेवलप करती है आर्ट और कल्चरल अवेयरनेस को, परसेप्शन को, क्रिएटिविटी को, इमोशनल इंटेलिजेंस को और एबिलिटी टू क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को। देन एस्थेटिक एजुकेशन रिजल्ट होता है सेंसरी इमेजिनेटिव परसेप्शन ऑफ रियलिटी का। एस्थेटिक एजुकेशन डेवलप करती है द एबिलिटी टू सी एंड फील द ब्यूटी एंड हार्मनी। एस्थेटिक एजुकेशन और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होती है ह्यूमंस की, ठीक है। एस्थेटिक एजुकेशन ओपन अप्स एरियाज ऑफ लर्निंग। आर्टिस्टिक और एस्थेटिक सेंसिबिलिटी क्या होती है? तो सेंसिबिलिटी अगर देखें तो सेंसिबिलिटी इज़ योर एबिलिटी टू फील, कि हम किसी चीज़ को फील कर पा रहे हैं या फिर किसी चीज़ से हम अवेयर है। हमारी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी हमें अलाउ करती है टू अंडरस्टैंड इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्क ऑफ आर्ट, है ना, कि हम जो है कोई कॉम्प्लेक्स वर्क ऑफ आर्ट है उस चीज़ को भी हम समझ पाए कि उस आर्ट में, उस कला में क्या दिखाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। और सेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी एबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड टू इमोशंस और टू अप्रिशिएट आर्टिस्टिक वर्क, कि हम एक चीज़ को लॉजिकली एनालाइज कर पा रहे हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ठीक है। सेंसिबिलिटी कैन ऑल्सो रेफर टू योर सेंसिटिविटी टू गुड और बैड इंप्रेशंस, कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ आपको गलत दिखाई जा रही है, ठीक है। और एस्थेटिक सेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि उसको हम ओपनली इस ब्यूटी को समझ पा रहे हैं, उस चीज़ को हम अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, क्लैरिफाई कर पा रहे हैं हर एक चीज़ को जो वी कैन से उस आर्ट में दिखाया जा रहा है, और हम उस बेसिस पे उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। विजुअल आर्ट क्या होता है? विजुअल आर्ट का मतलब है जो कि हम देख पा रहे हैं, है ना, हम उसको क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। जैसे कि पेंटिंग को हम देख पाते हैं, फोटोग्राफी को देख पाते हैं, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट्स को हम देख पाते हैं। तो विजुअल आर्ट्स वो होती है, विजुअल से ही हमें पता चल रहा है कि विजुअल का मतलब है जिसको हम देख पा रहे हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स देखे विजुअल आर्ट के और फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स देखे तो ये वाले हैं। So each of the element may also be used individually to stress their own particular character in artwork. तो कौन कौन से हैं? लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, स्पेस, टेक्सचर, पर्सपेक्टिव, रिदम एंड वैल्यू। तो लाइन देखें हम, तो लाइन क्या है? अलग अलग तरह की लाइन हो सकती है, थिक, थिन, ब्रोकन, स्ट्रेट, कर्व। तो ये सारी लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन आपको दे रखी है, आप एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा। शेप है नेक्स्ट। शेप क्या है? इज एन एरिया इंक्लोज्ड बाय अ लाइन, है ना, उसे ही हम कहते हैं शेप, जो कि हम एरिया इंक्लोज कर देते हैं लाइन से। डिफरेंट शेप्स हमें पता है, ये आप देख सकते हैं, स्क्वायर, ओवल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। देन आ जाता है फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या है? फॉर्म एनी शेप दैट हैज़ अ थिकनेस और डेप्थ। सो सम ऑफ द फॉर्म्स आर स्फीयर, सिलेंड्रिकल, क्यूबॉइड, ये सारी हमारी है फॉर्म। नेक्स्ट कलर। कलर हम देख सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ कलर यहाँ पर गिवन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, वार्म एंड कूल कलर्स। तो ये सारी चीज़ें आपका MCQ में आ सकता है, 1 मार्क में आ सकता है, तो अच्छे से देख लीजिए। स्पेस का मतलब क्या है? स्पेस इज द एरिया टेकन अप बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं स्पेस। टेक्सचर का मतलब क्या है? टेक्सचर अप्लाइज टू हाउ एन ऑब्जेक्ट फील्स और अपीयर्स टू फील, कि वो कैसी है, लाइक रफ है, ठीक है, सॉफ्ट है, तो वो हमारा हो जाता है टेक्सचर, कि वो कैसी दिखती है या कैसी फील होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेक्सचर आप देख सकते हैं, नेचुरल टेक्सचर, मैनमेड टेक्सचर, कॉपी टेक्सचर। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या है? एक तरह का साइंटिफिक प्रोसेस है जो विच द सॉलिड आर्टिकल आर शोन इन रियल वन लेंथ एंड विद द 2 कंपोनेंट्स ऑन अ स्पेस, ठीक है। तो ये हम आप देख सकते हो पर्सपेक्टिव्स का, लीनियर पर्सपेक्टिव, कलर पर्सपेक्टिव। देन रिदम। रिदम क्या है? अप्लाइज मीन्स एन ईजी कनेक्टेड पाथ अलॉन्ग विच द आई मे ट्रेवल इन अरेंजमेंट ऑफ लाइन फॉर्म्स ऑफ कलर। वैल्यू। वैल्यू क्या है? इज एन एलिमेंट ऑफ आर्ट, ये एलिमेंट होता है आर्ट का,
that refers to the relationship between light and dark on a surface or object and helps them with form. परफॉर्मिंग आर्ट नेक्स्ट आ जाता है. परफॉर्मिंग आर्ट क्या है? जिसको हम परफॉर्म करके एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसे हम कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट. सच एज उसमें हम फेस एक्सप्रेशन डाल रहे हैं, गेस्चर्स डाल रहे हैं, बॉडी मूवमेंट, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन डाल रहे हैं, वो हमारा होता है परफॉर्मिंग आर्ट. फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रामा करवाया जा रहा है, डांस करवाया जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? डांस में हम फुल्ली एक्सप्रेशन के साथ, एक बच्चा जो है वो उस चीज़ को कर रहा है, गेस्चर्स के साथ, बॉडी मूवमेंट के साथ, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन के साथ कर रहा है. ठीक है, ये म्यूजिकल हो गई, म्यूजिक होगी, फिल्म हो गई, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सारी चीज़ें हमारा आ जाता है परफॉर्मिंग आर्ट में, जहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है. डांस का क्या है? डांस है हमारी बॉडी का मूवमेंट इन अ रिदमिक वे, यूजुअली टू म्यूजिक एंड विद इन अ गिवन स्पेस, for the purpose of expressing an idea or emotion, releasing energy or simply taking delight in the movement itself. तो ये हमारा होता है डांस. आप सबको पता है डांस में हम अपने एक्सप्रेशंस का यूज़ कर रहे हैं, मूवमेंट का यूज़ कर रहे हैं, है ना. देन उसके बाद हमारा आ जाता है म्यूज़िक. म्यूज़िक क्या है? म्यूज़िक एक आर्ट फॉर्म है जिसमें हमारा पिच, रिदम, डायनेमिक जो है उसका यूज़ किया जाता है, कंबाइन किया जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट साउंड. सो इट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके भी हम इसको परफॉर्म करते हैं. सो दे आर ऑफ वेरी टाइप्स, जैसे कि अलग अलग तरह की साउंड होती है, लाउड, हार्श, सॉफ्ट, मेलोडियस, रोमांटिक, पैथेटिक, जॉयफुल, है ना. तो अलग अलग तरीके की वॉइसेस होती है. बेसिक एलिमेंट देखें म्यूज़िक का तो मेलोडी, हारमोनी, श्रुति, स्वर, पिच, बीट, रिदम, टिम्बर और कलर, एक्सप्रेसिव क्वालिटीज और फॉर्म और स्ट्रक्चर. देन आ जाता है ड्रामा. ड्रामा क्या है? ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक्ट और डीड. द एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल ने कहा है कि ये जो है इसे हम पोइटिक्स भी कहते हैं, कॉल्ड द पोइटिक्स. ओके, तो हमारा ड्रामा जो है जिसमें हम कुछ दिखा रहे हैं, कुछ शो कर रहे हैं, ठीक है, वही हमारा कहलाता है ड्रामा. तो बेसिक एलिमेंट्स देखिए ड्रामा का, तो स्पीच होता है, साइलेंस होता है, मूवमेंट, स्टिलनेस, लाइट और डार्कनेस ड्रामा में होती है. आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंटीग्रेशन वाले टॉपिक आपके पास आते ही है. तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि हम दो से ज़्यादा चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यूनिट को इंटीग्रेट यानी कि मिला रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, वही हमारा होता है इंटीग्रेशन. बेनिफिट्स क्या है फ्रॉम आर्ट इंटीग्रेशन? ये बेसिक स्किल्स पे फोकस कर रही है, इंकरेज कर रही है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को, स्ट्रक्चर्स लर्निंग अराउंड थीम्स, प्रोवाइड कनेक्शन अमंग वेरियस करिकुलर डिसिप्लिन्स. ये प्रोवाइड कर रही है लर्नर टू अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई स्किल्स दे हैव लर्न. जो बच्चा स्किल सीख रहा है उसको अप्लाई करने में ये बच्चे को विकेंड से अपॉर्चुनिटी दे रही है. एक्टिव पार्टिसिपेशन को इंकरेज कर रही है, मोटिवेट कर रही है एंड चैलेंजेस लर्नर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट, ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर मोर स्मॉल ग्रुप एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड इट अकोमोडेट्स अ वैरायटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स. ओके, इसके बाद हमारा आ जाता है एजुकेशनल थिंकर्स ऑन आर्ट्स इन एजुकेशन. तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या बोला है? देखो, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी है आपके पास तो यू कैन स्किप, बिकॉज इसमें फैक्ट पे बेस होता है ये. अगर आप इसमें कुछ भी गलत लिख दोगे तो वही वाली चीज़ होगी कि यार ये गलत है, इट मीन्स आपके इसमें मार्क्स कटेंगे. बट अगर आप कुछ वैसे क्वेश्चन करोगे कि यहाँ हमने फॉर एग्जांपल हमें कुछ एस्थेटिक का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स और एम्स का क्वेश्चन दे दिया, आर्ट एजुकेशन का, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे दिया, तो उसमें हम बना के लिख सकते हैं. बट ये सारी चीज़ें इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं. नाउ यूनिट 2, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है क्योंकि इंटीग्रेटेड मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. इंटीग्रेटेड लर्निंग का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा आपके पास आता ही आता है. तो इंटीग्रेटेड लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझेंगे इसको. प्लानिंग लेसन बेस्ड ऑन लार्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग. एक बार इसमें लेसन प्लान की आपकी इंपॉर्टेंस बता रखी है, जो सेम चीज़ आपके वर्क एजुकेशन के एग्ज़ाम में भी मतलब वो हो रखी थी, वर्क एजुकेशन के सिलेबस में भी थी, इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन लर्निंग. तो ये सारी चीज़ें आपको पता है. लेसन प्लानिंग क्या होता है? लेसन प्लानिंग का मतलब क्या है? लेसन प्लानिंग गिव्स द टीचर ग्रेटर एश्योरेंस, है ना, कि टीचर जो है जब क्लास में जा रही है तो टीचर जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा रही है क्योंकि ऑलरेडी लेसन प्लान हो रखा है. ये एडुकेट लेसन समरीज प्रोवाइड कर देती है. इट स्टिमुलेट्स द टीचर टू इंट्रोड्यूस पिवटल क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस. सिंस लेसन प्लानिंग जो है वो प्रॉपर कनेक्शन बना देती है अलग अलग डिफरेंट लेसन्स के साथ में, तो इंकरेज करती है कंटिन्यूटी को. ये इंश्योर करती है एसोसिएशन को बिटवीन वेरियस लेसन इन द सेम
main unit. Okay, so it enables the teacher to know the most desirable type of teaching procedure. ये प्रिवेंट करती है वेस्ट को, और ये जो है ग्रुप वर्क जो है उसको प्रमोट करती है और कॉन्फिडेंस देती है टीचर को कि टीचर जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में एंटर हो. अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट विद सब्जेक्ट्स. अलग अलग सब्जेक्ट के साथ देखते हैं. जैसे कि सबसे पहले आपके पास आ रखा है आर्ट इंटीग्रेटेड विद लैंग्वेज लर्निंग. ठीक है, तो लैंग्वेज लर्निंग के साथ देखते हैं. तो विजुअल आर्ट क्या है? आर्ट कैन बी ईजिली इंटीग्रेटेड विद द ग्रामर पार्ट ऑफ लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, जब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं वर्ब के, जैसे कि क्राइंग, रनिंग, ईटिंग एक्सेट्रा, तो स्टूडेंट जो है साथ में क्या बनी होती है, एक पिक्चर दे रखी होती है. तो बच्चा जब वर्ब्स के बारे में सीख रहा है, जब हम बच्चे को वर्ब के बारे में सिखा रहे हैं, तो बुक में अगर क्राइंग के आगे बच्चे के, छोटा बच्चा रो रहा है, क्राइंग का जो है वो चीज़ बच्चे को और अच्छे से क्लियर होगी कि ये यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, रनिंग हो रही है, तो बच्चे एक फ़ोटो मेंशन है, तो उस फोटो को देखकर बच्चा उस कॉन्सेप्ट को जल्दी सीख पाएगा. तो लैंग्वेज लर्निंग के साथ, ग्रामर के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आर्ट को. वैसे ही परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो चैप्टर को एक अच्छे से थ्रू आउट करवाने के लिए हेल्प कर सकती है, जिसमें कि हम अलग अलग पपेट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर वी कैन यूज़ स्टिक पपेट, है ना, टू डिपिक्ट एज कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. तो उस चीज़ से भी जो लर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंकरेजिंग और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी आर्ट को इंटीग्रेट करके. नेक्स्ट आ जाते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड विद द साइंस. तो साइंस के जो कुछ टॉपिक्स होते हैं उसमें पिक्चर का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वैसे ही कुछ अगर हम क्ले का हेल्प करके कोई भी टॉपिक बच्चे को सिखाते हैं, है ना, अलग अलग फ्रूट्स हम बना सकते हैं क्ले का यूज़ करके, और उसको फिर क्लासीफाई कर सकते हैं बच्चे के सामने, है ना. वैसे ही स्टूडेंट अलग अलग पपेट्स बना सकते हैं अलग अलग एनिमल्स और बर्ड्स का, कॉन्सेप्ट को ईजिली लर्न करने के लिए. और परफॉर्मिंग आर्ट साइंस कैन बी ईजिली लर्न थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट, है ना. तो जैसे कि कोई सीन है या ड्रामा है, तो उसको साइंस कॉन्सेप्ट उसका यूज़ करके सिखाया जा सकता है. नेक्स्ट है आर्ट इंटीग्रेटेड विद सोशल स्टडीज़. सोशल स्टडीज़ के साथ कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, मॉडल, अर्थ का मॉडल प्रिपेयर करा, वो क्या है, आर्ट के अंदर आता है. पपेट प्रिपेयर कर लिया कोई, है ना, या फिर हिस्टोरिकल डांस या फिर क्लासिकल डांस जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हम इंटीग्रेट कर रहे हैं आर्ट के साथ. नेक्स्ट, आर्ट इंटीग्रेटेड विद मैथ्स. तो अलग अलग शेप को जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि ये बेटा सर्कल है, ये आपका कुछ भी कोई भी शेप बच्चे को सिखाई जा रही है, तो उसमें भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, आर्ट का यूज़ कर रहे हैं. क्लॉक एंड टाइम जब बच्चे को सिखा रहे हैं उसमें भी हम आर्ट का यूज़ कर रहे हैं. डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर जब बच्चे को सिखाए जा रहे हैं उसमें भी हम आर्ट का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अब हमारा आ जाता है लेसन प्लान. देखो, लेसन प्लान एक ऐसी चीज़ है जो कि आप शुरू से देखते आ रहे हैं और आपने बहुत सारे बनाए भी हैं. तो आप लेसन प्लान को अच्छे से देख लीजिए. आपकी किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं तो आपको दिख जाएगा. कुछ टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप टॉपिक्स देख सकते हैं, जैसे कि स्टिक पपेट मेकिंग, है ना, ये आपका कोई लेसन प्लान आ रहा है. तो आप क्ले मॉडलिंग पे बना सकते हैं. ठीक है, लेसन प्लान क्ले मॉडलिंग पे बना सकते हैं. ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, है ना. अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड स्पेस फॉर आर्ट एक्सपीरियंसिंग. तो मटेरियल क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? अलग अलग तरीके के मटेरियल जो है हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, सो डैट बच्चे जो है उस चीज़ को फुल्ली यूटिलाइज़ कर पाए. मटेरियल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट ऐसे दे रखा है. तो मटेरियल फॉर विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट के लिए हम क्या क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं? मटेरियल शुड बी 2 फोल्ड, 2 फोल्ड होने चाहिए. पहला होना चाहिए कि टीचर और स्कूल से प्रोवाइड करा जा रहा है, और दूसरा कि बच्चा जो है वो खुद उस चीज़ को अरेंज कर रहा है. सो गुड कम्युनिकेशन अमंग्स टीचर, चिल्ड्रन, प्रिंसिपल एंड पेरेंट विल हेल्प द टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ही और शी शुड ऑर्गेनाइज मटीरियल फ्रॉम, बच्चों से कुछ मटीरियल मंगवाना चाहिए. ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी को, आर्ट एक्टिविटी को प्लान करने से पहले जो टीचर जो है उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए स्टूडेंट्स को, टू कलेक्ट द मटीरियल फ्रॉम देयर सराउंडिंग, कि बच्चे जो है सराउंडिंग से मटीरियल को उठाए. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्टी कार्ड बॉक्स को, एम्प्टी बॉटल को, ठीक है, ड्राई लीव्स और फ्लावर्स को, पेबल्स को, या फिर यूज्ड बुक्स को. पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट बाय गिविंग सम ऑब्जेक्ट एंड मटीरियल. फॉर एग्जाम्पल, कुछ मटीरियल जो है वो कलेक्ट हो सकता है घर से, जैसे कि पुराने कपड़े हैं या लेफ़्ट ओवर वूल है, ओल्ड कैलेंडर्स है. ये सारी चीज़ें बच्चा जो है वो पेरेंट जो है बच्चे को दे सकते हैं घर से. म्यूज़ियम एंड गैलरीज से कुछ चीज़ें जो है वो उठाई जा सकती है.
तो टीचर अप्रोच कर सकती है आर्ट गैलरीज़ को कि थोड़ा सा जो सामान है वो वहाँ पर उनके स्कूल में आ पाए उस म्यूज़ियम से। देन कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी कलेक्शन होती है बिटवीन स्कूल आर्ट एंड आर्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो फॉर एग्जांपल अलग अलग चीज़ें हम ले सकते हैं, जैसे कि पेंटर्स हो गए, पॉटर्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मेकर, फर्नीचर मेकर्स, है ना, उनकी हेल्प ले सकते हैं हम। टेलीविज़न एंड वीडियो का हम अवेलेबल प्रोग्राम जो होते हैं उसको दिखा के बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। मटेरियल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट के लिए क्या क्या चाहिए? हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए। बच्चे के कॉस्ट्यूम चाहिए, बच्चे के आपका कह सकते हैं प्रॉप्स चाहिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। देन स्पेस फॉर विजुअल आर्ट के लिए स्पेस जो है वो ऐसी स्पेस होनी चाहिए जिसमें बच्चा जो है कंफर्टेबली बैठ के अपना काम कर पाए। फर्नीचर ऐसा अरेंज होना चाहिए जिससे बच्चा जो है आराम से हर एक एंगल का, अपने आर्ट के हर एक एंगल को अच्छे से देख पाए, और हमेशा वो सेफ़ और क्लीन प्लेस होनी चाहिए। स्पेस फॉर परफॉर्मिंग आर्ट के लिए एक सेपरेट हॉल होना चाहिए जिसमें डेस्क और चेयर जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। एक स्टेज होना चाहिए, परफॉर्मिंग स्टेज, जिसमें बच्चा जो है या कोई भी जो है उस स्टेज पर जाके कोई भी एक्टिविटी को, परफॉर्मिंग आर्ट को परफॉर्म कर रहा है। देन वी हैव म्यूजियम, गैलरीज, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, वर्क ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट, फिल्म्स एज रिसोर्स ऑफ लर्निंग ऑफ आर्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट। तो इंपॉर्टेंस क्या है म्यूज़ियम की? म्यूज़ियम में क्या ऐसा होता है? तो म्यूज़ियम प्रोवाइड करता है यूनिक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस को ऑफ गेटिंग अप क्लोज टू थिंग्स वी यूजुअली ओनली सी इन बुक्स, न्यूज़पेपर। तो जो चीज़ें हम सिर्फ और सिर्फ बुक्स या फिर न्यूज़पेपर में देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, वो चीज़ हम म्यूज़ियम में जाके अपने सामने अपने खुद की आँखों से देख सकते हैं। सो अगर एजुकेशन की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन म्यूज़ियम जाना जो है वो कैन ब्रिंग व्हाट इज़ टॉट इन स्कूल्स टू लाइफ, है ना, कि जो हम बच्चे को स्कूल में सिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे को किसी भी हिस्ट्री के कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में सिखा रहे हैं तो हम उस चीज़ को बच्चे को शो कर सकते हैं म्यूज़ियम में लेके जाके। तो ये चीज़ हम म्यूज़ियम का यूटिलाइज़ करके बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 10 एजुकेशनल बेनिफिट्स। क्या 10 एजुकेशनल बेनिफिट्स है फॉर ब्रिंगिंग चिल्ड्रन टू म्यूज़ियम, कि हम बच्चे को म्यूज़ियम लेके जा रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहले है इंकरेजेस अ लव ऑफ हिस्ट्री। तो बच्चा जो है जब म्यूज़ियम जाएगा तो बच्चे का जो एक हिस्ट्री की तरफ ध्यान है या वी कैन से इंटरेस्ट है वो वहाँ पर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, लिसनिंग टू स्टोरीज़। बच्चा जो है So while interning at the National Museum of the American Indian, I had the opportunity to visit dozens of museums the summer I graduated from college. So from the Museum of Modern Art of the Whitney, उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने बहुत सारी स्टोरी टेलिंग और इम्पॉर्टेंट जो है वो उस चीज़ की सीखी। तो लिसनिंग टू स्टोरीज़, बच्चा जो है स्टोरीज़ के बारे में सीख पाएगा। हम देखते हैं ना जब हम म्यूज़ियम जाते हैं तो म्यूज़ियम में हर एक ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है, कोई ना कोई स्टोरी होती है, तो बच्चा उस चीज़ को सीख पाएगा, समझ पाएगा। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, बच्चा जो है म्यूज़ियम जो है वो ऑफर करते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रेन कि बच्चा जो है कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट कर पाए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम विच लीड्स टू हायर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। नेक्स्ट आ जाता है इंकरेज क्वेश्चंस। तो बच्चा जो है किसी भी चीज़ को देखता है तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि उसका क्वेश्चन पूछे कि ये क्या है, ठीक है, इसका क्या काम है, इसकी क्या हिस्ट्री है। तो बच्चे जो है वो अपने जो भी गार्डियन होता है या टीचर जा रही है या उधर कोई अवेलेबल है, म्यूज़ियम में कोई है, तो उनसे वो क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन स्किल्स को बच्चे की बढ़ाती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है बच्चे की, न्यू आइडियाज़ इंकरेज होते हैं, है ना, म्यूज़ियम इंस्पायर होता है बच्चा और क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर स्पार्क होती है। फॉस्टर फैमिली बॉन्डिंग जो है अपनी फैमिली के साथ अगर कोई बच्चा जा रहा है तो वो एक रिलेशन जो है वो बढ़ता है। क्रिएट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो बच्चा जो है वो एक चीज़ को जब खुद सामने से देखता है तो उसको अच्छे से वो चीज़ उसके माइंड में फिक्स्ड हो जाती है और वो चीज़ बच्चे की हमेशा बच्चे को याद रहती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिल्म क्या है? फिल्म इज़ अ लिबरल, चिल्ड्रन जो है वो रिलेट करते हैं नो मैटर व्हाट देयर फैमिली बैकग्राउंड और लर्निंग एबिलिटी। तो फिल्म जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के बच्चा बहुत सारी चीज़ों को सीखता है और बहुत सारी नई चीज़ों को ग्रैब करता है और अपनी लाइफ में उस तरह का बनना चाहता है। अगर उसको मूवी में कोई भी करेक्टर, फिल्म में कोई भी करेक्टर ऐसा लग गया कि वाओ ये करेक्टर तो बहुत अच्छा है, इंस्पिरेशन बना लेते हैं वो बच्चे उस करेक्टर को। नेक्स्ट आ जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वेस। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आर्कियोलॉजी क्या होती है। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है
पास्ट वेज को स्टडी करना, ठीक है, थ्रू एनालिसिस ऑफ सर्वाइविंग फिजिकल रिमेन्स, की कोई भी चीज़ जो है हिस्ट्री की या पास्ट की कोई चीज़ हमें अगर मिली है तो उस चीज़ से हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में पता लगा रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में पता लगा रहे हैं, ठीक है, तो वही हमारी होती है आर्कियोलॉजी। फंक्शंस क्या होते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के? तो जो प्रिंसिपल फंक्शंस हैं इसका वो इंक्लूड करते हैं कंजर्वेशन, डेवलपिंग और मेंटेनिंग आर्कियोलॉजिकल गार्डन्स को, केमिकल प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्वेट्स, आर्कियोलॉजिकल एग्जामिनेशन और इवैक्यूएशन होता है। तो हमारी जो भी वी कैन से मॉन्यूमेंट जो प्रिजर्व हमने कर रखी है वो हमारी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस जो है वो होल्ड कर रही है, इसलिए हमने उस चीज़ को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें यही है, बस कुछ ऐसा इससे अलग नहीं। नाउ यूनिट 3 विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट। तो विजुअल आर्ट और क्राफ्ट यहाँ इस यूनिट में हम देखेंगे। सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ विजुअल आर्ट, जिसमें सबसे पहले पेस्टल कलर। तो पेस्टल कलर यूजुअली टिंट ऑफ ह्यून्स होते हैं, थोड़ा कम इसमें पिगमेंट होता है, ठीक है, बहुत ही कम पिगमेंट होता है। टाइप्स ऑफ पेस्टल कलर देखें तो चॉक पेस्टल आपके चॉक की तरह ही होते हैं, दे आर हाउएवर समवट डिफरेंट देन बोर्ड और साइडवर्क चॉक, ठीक है। देन हार्ड पेस्टल जो होते हैं वो लेस पिगमेंटेड होते हैं, जो कि आप अगर पेपर पर हार्ड पेस्टल से कलर करो तो बहुत ही ज़्यादा डल कलर आपका पेपर पर चढ़ेगा। इसके एडवांटेजेस देखें तो ये इजी होते हैं टू कंट्रोल देन सॉफ्ट पेस्टल एज दे आर लेस प्रॉन टू क्रम्बलिंग एंड शेड लेस पिगमेंट। और डिसएडवांटेजेस देखें तो इसकी कलर रेंज बहुत ही कम होती है ना। नेक्स्ट आ जाता है सॉफ्ट पेस्टल जो होते हैं वो चॉक पेस्टल की तरह ही होते हैं समवट, और दे ओनली कम इन पेंसिल या फिर क्रेयॉन इन ब्लॉक फॉर्म, ओके। इसके एडवांटेजेस देखें तो ये बहुत ब्राइट कलर होते हैं, और डिसएडवांटेजेस देखें तो ये मेसी हो सकते हैं क्योंकि ये ब्राइट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑयल पेस्टल आपने देखे ही होंगे। ऑयल पेस्टल का पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, विविड कलर्स होते हैं इसमें, ठीक है, और ये ईजिली ब्लेंड भी नहीं हो पाते हैं। तो ऑयल पेस्टल रिलेटिवली न्यू होते हैं कंसिडरिंग हाउ लॉन्ग सॉफ्ट पेस्टल हैव बीन अराउंड। नेक्स्ट आ जाता है पोस्टर कलर। तो पोस्टर कलर आपने देखे होंगे वाटर कलर के जैसे होते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम वाटर कलर। देन आ जाते हैं वी कैन से मटेरियल यूज फॉर रंगोली। तो रंगोली बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करे जाते हैं, इसमें आपका आ जाता है मार्बल डस्ट, सॉडस्ट, राइस, कलर्ड सूजी और रवा, पेटल्स यानी कि आपके रोज़ पेटल हो गए, फ्लावर पेटल्स हो गए, उसका यूज़ किया जाता है। पल्सेस, अलग अलग कलर की दालें जो होती है उसका यूज़ किया जाता है रंगोली बनाने के लिए। फैब्रिक और पोस्टर कलर को मिक्स कर दिया जाता है चॉक पाउडर के साथ, जो कि वो ईजिली फ्लोर पर आपका स्प्रेड हो पाए। कलर्ड स्टोन से आप बना सकते हैं रंगोलीज। नेक्स्ट आ जाता है क्ले। तो क्ले एक ऐसी चीज़ है जो आप हर एक बच्चा जो है फ्रीली उसको यूज़ कर सकता है और उसके साथ खेल सकता है ना। एडवांटेजेस देखिए क्ले के, तो सेंसरी डेवलपमेंट इन मोटर स्किल बच्चे की डेवलप होती है। फाइन मोटर स्किल जो है बच्चा क्योंकि क्ले से क्या कर रहा है, हैंड्स का यूज़ कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, बच्चे की फाइन मोटर जो स्किल होती है वो डेवलप होती है। एक्सप्रेशन पावर बच्चे की डेवलप होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन डिसिप्लिन, काल्मिंग इफेक्ट बच्चे को मिलेगा। मिक्स्ड मटेरियल, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम मिक्स करके कोई भी आर्ट जो है हम बना सकते हैं। लो कॉस्ट मटेरियल रेडिली अवेलेबल इस पेपर अवेलेबल होता है, कलर हो गए, ठीक है, आपके ब्रशेस हो गए, पेंसिल हो गए, जिससे हो गए जैसे कि आपके फेविकॉल, फेविक्विक, ग्लू। देन आ जाता है क्राफ्ट मटेरियल अवेलेबल कैन बी एज फॉलोज, आपका प्लास्टिक जार एंड बॉटल, खाली कैंस जो होती है, खाली कार्डबोर्ड बॉक्सेस और कार्टून्स, देन ओल्ड टूथ ब्रशेज, डिफरेंट प्लास्टिक कैप्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, ओल्ड क्लोथ एंड टॉन, आपके पुराने कपड़े से आप कोई भी आर्ट बना सकते हैं, बैंगल्स से, ठीक है, स्ट्रॉ पाइप से, ट्यूबलाइट से, कोकोनट शेल से। देन हाउ टू मेक एन आर्टिकल फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। तो हम वेस्ट मटेरियल से भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट एनी वेस्ट मटेरियल, उसके बाद अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके हम उस चीज़ से कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ विजुअल आर्ट। ड्राइंग एंड पेंटिंग हो गया, तो ड्राइंग जो है एक तरीके का फॉर्म है ऑफ विजुअल एक्सप्रेशन, है ना। स्वीटेबल मटेरियल देखें फॉर ड्राइंग एट प्राइमरी लेवल, तो हो गया आपका चॉक हो गया, चारकोल, कॉन, क्रेयॉन, ग्रेफाइट, पेस्टल, मार्कर्स, पेन एंड इंक और पेंसिल। नेक्स्ट आ जाता है मटेरियल फॉर पेंटिंग के लिए मटेरियल हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट कलर यूज़ कर सकते हैं, ऑयल कलर यूज़ कर सकते हैं, वाटर कलर या फिर पोस्टर कलर्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलाज मेकिंग। तो कॉलाज हमने देखा हुआ है जिसमें आपका बहुत सारी पेपर्स जो है पेस्टिंग का वर्क होता है, अरेंजिंग और असेंबलिंग का वर्क होता है इसमें।
तो हम इजीली इसका यूज़ कर सकते हैं, कोलाज मेकिंग हम इजीली बना सकते हैं अलग अलग मटेरियल का यूज़ करके, जैसे कि मैगजीन पेपर, न्यूज़पेपर, कलर्ड पेपर, ऑयल, ओल्ड फैब्रिक, बटन, थ्रेड, फॉइल, फेदर, शेल, सैंड, ड्राइड लीव्स, ड्राइड फ्लावर्स एंड फोटो। नेक्स्ट आ जाता है पपेट्स, पपेट्री एंड मास्क मेकिंग। तो पपेट्री क्या होता है? पपेट इज़ एन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट जो कि किसी भी ह्यूमन से या फिर किसी एनिमल या किसी भी फेस से या किसी भी चीज़ से रिसेंबल कर रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पपेट। और मास्क मेकिंग ऑल्सो इज ऑल्सो एज एन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट इन विच स्टूडेंट्स हैव टू कवर देयर मास्क, है ना, देयर फेस एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द करेक्टर विच दे मेड ऑन मास्क। तो यही है हमारा मास्क मेकिंग। नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ पपेट्स, जैसे कि फिंगर पपेट हो गया, सॉक पपेट, सॉक्स पपेट, पेपर बैग पपेट और ग्लव पपेट। अब आ जाता है फिंगर पपेट। फिंगर पपेट क्या होता है? सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी क्लोथ का यूज़ करके या किसी भी वी कैन से पेपर का यूज़ करके हम फिंगर पपेट बना सकते हैं, जिसमें हम पहले उसको फिंगर के अकॉर्डिंग कट कर रहे हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ भी मटेरियल का यूज़ करके हम कोई भी शेप या कोई भी करेक्टर दे रहे हैं, है ना। तो ये होता है हमारा फिंगर पपेट। नेक्स्ट आता है सॉक्स पपेट। सॉक्स पपेट क्या होती है? जो फटी पुरानी कोई भी सॉक्स है उसका हम यूज़ करके सॉक्स पपेट बना सकते हैं, जिसमें हम बटन्स का यूज़ कर सकते हैं आइस बनाने के लिए और अलग अलग ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं इसको फ्रेम करने के लिए। नेक्स्ट पेपर बैग पपेट। तो इसमें हम बैग का यूज़ कर सकते हैं किसी भी कलर के और उसको हम कट कर सकते हैं आइस बनाने के लिए। हम वी कैन होल उसमें डाल सकते हैं, अलग अलग मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। ग्लव पपेट, ग्लव का यूज़ कर सकते हैं इसमें, है ना, सो डैट ऐसे इस तरीके से ये ग्लव पपेट बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मेकिंग स्टिक पपेट। तो स्टिक पपेट बनाने के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड शीट, कलर, स्टिक, एडहेसिव, सीजर का चाहिए होगा आपको। तो स्टिक पपेट बनाने के लिए आप नॉर्मली ऐसे ये बना सकते हैं, जो भी आपको करेक्टर बनाना है वो बना सकते हैं। जैसे इसमें फ़िश बना रखी है तो दोनों सेम साइज़ में बनाएंगे दोनों चीज़ें आप। फिर स्टिक लेंगे, एक साइड आपको एक करेक्टर पेस्ट करना है, दूसरी साइड आपको सेम आपको लाइक वी कैन से सेम आपको अपोजिट डायरेक्शन में उसको पेस्ट कर देना है। तो आपका स्टिक पपेट जो है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मास्क। तो मास्क जो है यूजुअली जो है बच्चे अपने फेस पे लगाते हैं और उस करेक्टर की तरह परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपका पेपर मास्क बन जाता है, पेपर बैग मास्क, पेपर प्लेट मास्क और पेपर मैच मास्क। पेपर मास्क क्या होता है? जो सिंपली आपका पेपर शीट पर बन जाएगा, उसमें आप अकॉर्डिंगली जो भी आपको करेक्टर बनाना है उस अकॉर्डिंग आप अलग अलग शेप जो है, जो भी आपका वी कैन से आइज, नोज, सब कुछ आप फ्रेम कर लोगे और उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। देन पेपर बैग मास्क हो गया। पेपर बैग मास्क में आपको पेपर एक बैग लोगे, ठीक है, उसके बाद उसमें होल्ड कर दोगे अकॉर्डिंगली और ये आपका बन जाएगा पेपर बैग मास्क। पेपर प्लेट मास्क, इसमें नॉर्मल सी पेपर प्लेट आपने देखी ही होगी, पेपर प्लेट लिया, इसमें होल डाल दिया ताकि दिख पाए आगे। इधर साइड में आपने क्या लगा दिया? थ्रेड लगा दिया ताकि पीछे से आप उसको बांध पाए। तो ये आपका हो गया पेपर प्लेट मास्क। देन क्ले मॉडलिंग। क्ले मॉडलिंग क्या होती है? जिसमें बच्चा जो है क्ले का यूज़ करके क्ले को ईजिली मोल्ड करके अलग अलग शेप्स जो है बना लेता है, उसे हम कह रहे हैं क्ले मॉडलिंग। पेपर मैच वर्क हो गया, पेपर से बच्चा अलग अलग चीज़ें जो है वो बना सकता है। 3D कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, ठीक है। देन वी हैव रीजनल आर्ट फॉर्म्स। तो अलग अलग रीजनल आर्ट फॉर्म्स होती है जिसमें आपको अलग अलग इधर यहाँ पर आर्ट दे रखे हैं, अलग अलग आर्ट दे रखे हैं जो कि ग्रेट इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। बट ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अगर आपसे ये पूछे भी जाएंगे तो MCQ में पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी गया तो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको फैक्ट की बहुत ज़रूरत होती है, फैक्ट का बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन में कुछ गलत लिख देंगे तो आपके मार्क्स कट होंगे, इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप ही करना। बाकी जो क्वेश्चन होंगे जो आपको लगते हैं कि येस आई कैन डू इट, इसमें आप अपनी इमेजिनेशन पावर यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप अपना खुद की चीज़ें सोच के आप चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं। तो आप वहाँ पर वो वाले क्वेश्चन जो है ज़्यादा अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है, ठीक है, दोनों ट्रेडिशनल पेंटिंग है और दोनों ही गॉडेस की आपको देखने को मिल रही है। देन आपकी ये है फार पेंटिंग। फार पेंटिंग में आपका जो है हिस्टोरिकल हीरोज़ के बारे में बता रखा है, जैसे कि आपका गौगा चौहान हो गया, पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौर, तेजाजी। तो इन कॉमनली जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स के जो हीरोज़ थे, हिस्टोरिकल हीरोज़ थे, यहाँ उनके बारे में डिपिक्ट किया गया है। नेक्स्ट है वारली पेंटिंग। ये जो वारली पेंटिंग है ना, ये आपका वेडिंग को या आपके जो भी शादी की चीज़ें होती है उसको डिपिक्ट कर रही है, वेडिंग कल्चर को। और इधर मेन और वुमेन जो है यहाँ पर डांस कर रहे हैं इन अ सर्कल।
तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र वर्ली पेंटिंग जो है महाराष्ट्र की है, जिसमें आपका मैरिज गॉड जो है उसको डिपिक्ट किया जा रहा है। ये फॉक पेंटिंग आपका यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग में आपका जो है ये पेंटिंग को मिथिला आर्ट भी कहा जाता है और ये बिहार और उत्तर प्रदेश के एरियाज़ में परसिस्टेंट है। ठीक है, अलग अलग गॉड्स के बारे में इसमें आप पेंटिंग में देख सकते हैं। देन पताचित्र पेंटिंग। पताचित्र पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड पेंटिंग होती है। पिछवाई पेंटिंग, ठीक है, ये पिछवाई पेंटिंग जो है वो क्लोथ पेंटिंग होती है जो डिपिक्ट करती है सीन्स को फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, कृष्णा के लाइफ के आप देख सकते हैं, ये ऐसी बन रखी है। तो आप इस चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा ये इस पेंटिंग में क्या किस बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कालीघाट पेंटिंग। तो कालीघाट पेंटिंग में आप देख सकते हैं काली माता के बारे में दिखा रखा है और ऐसी पेंटिंग जो है आपने कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी, काली माता की पेंटिंग या किसी एक्ट में देखी होगी। नेक्स्ट आ जाता है गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये फॉक पेंटिंग, ट्राइबल फॉक आर्ट पेंटिंग होती है इंडिया की, मध्य प्रदेश में एक्सट्रीमली ये पॉपुलर है। देन कलमकरी पेंटिंग। ठीक है, कलमकरी पेंटिंग में आपके गॉड के बारे में दिख जाएगा। संथल पेंटिंग हो गई, ठीक है, जिसमें ये संथल ट्राइब है, वन ऑफ द एमिनेंट ट्राइब होती है बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ बिहार, है ना। रीजनल फ्लोर, इसके बाद आपके रीजनल फ्लोर पेंटिंग्स आ जाती है इंडिया की। तो अलग अलग फ्लोर पेंटिंग भी आप देख सकते हैं हिमालयन रीजन एंड पंजाब में, उत्तराखंड में, है ना, ये सारी चीज़ें। तो फ्लोर पेंटिंग भी होती है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, इसलिए हम थोड़ा जल्दी इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी हम उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे और जो कम इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा सिप करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आ जाती है यूनिट 4 परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमें पता है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिन आर्ट्स को, जिन कला को हम परफॉर्म करते हैं वो हमारी होती है परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे कि म्यूज़िक, डांस, ड्रामा एंड थिएटर और पपेट्री। म्यूज़िक क्या है, हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपकी यूनिट 1 में देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको दे रखा है परफॉर्मिंग आर्ट का, चाहे वो म्यूज़िक हो, ठीक है, डांस हो, आपका ड्रामा हो और क्या होता है आपका पपेट्री हो, तो इन सब की आप डेफिनेशन लर्न कर लेंगे, ठीक है, सो डैट अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वी ऑल नो कि म्यूज़िक क्या है, डांस क्या है, ड्रामा क्या है, तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं खुद से भी, बुक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम खुद से फ्रेम करके लिख सकते हैं। बट एक डेफिनेशन होनी चाहिए जो आपको बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में याद होनी चाहिए, ठीक है। तो म्यूज़िक क्या है, आर्ट ऑफ कंबाइनिंग साउंड और सीक्वेंसेस ऑफ नोट्स इनटू हार्मोनियस पैटर्न प्लीजिंग टू द ईयर एंड सैटिस्फाइंग टू द इमोशन, है ना। तो ये हमारा होता है म्यूज़िक। आगे देखें तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं म्यूज़िक के, जैसे कि आपके हो गया पिच, जो कि आपका पिच आता है, हाई लो जाता है, आवाज़ होती है, पैटर्न होता है, स्केल होता है, वो हमारा पिच होता है। रिदम क्या है हमारा, द टाइम एलिमेंट ऑफ म्यूज़िक, उसे हम रिदम कहते हैं। मेलोडी हो गया। देन वी हैव टिम्ब्रे। तो टिम्ब्रे क्या है हमारा, साउंड क्वालिटी या फिर टोन कलर है। डायनेमिक्स, लाउड और सॉफ्ट। टेक्सचर, टेक्सचर इज मोनोफोनिक, वन वॉइस और लाइन। पॉलीफोनिक जो होता है वो बहुत सारी वॉइसेस होती है। होमोफोनिक आपकी एक सिंपल एकॉनमेंट होती है, चॉर्ट्स होते हैं इन द सेम रिदम। हेट्रोफोनी मिक्स्ड होती है और मल्टीपल सिमिलर वर्जन होते हैं मेलोडी की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो इंडियन म्यूजिक जो है वो, इंडियन क्या है, इंडिया इज़ अ कंट्री नोन फॉर इट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो अलग अलग तरह के आपके यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िक होते हैं, जैसे कि फॉक हो गया, ट्राइबल भजन, ठीक है, गज़ल हो गया, भांगड़ा, इंडी पॉप, फिल्म सॉन्ग, रिमिक्स सॉन्ग, फ्यूजन, ठीक है। फॉक म्यूज़िक क्या होता है, सबसे पहले फॉक म्यूज़िक ऑफ इंडिया। तो इंडिया हैज़ अ वेरी रिच ट्रेडिशन ऑफ फॉक म्यूज़िक, ठीक है, बहुत ही रिच म्यूज़िक होता है फॉक म्यूज़िक जो होता है। हमारा ट्राइबल और फॉक म्यूज़िक जो होता है वो सिखाया नहीं जाता है इन द सेम वे डैट इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ टॉट, क्योंकि फॉक म्यूज़िक आपका जो है, किसी भी आपका कुछ भी होता है एक्टिविटी, कोई भी फंक्शन होता है, उसमें आपका फॉक म्यूज़िक जो है वो परफॉर्म किया जाता है। देन रीजनल म्यूज़िक आपका क्या है, रिच डाइवर्सिटी है रीजनल म्यूज़िक की, अपने अपने रीजन की अलग अलग म्यूज़िक होता है, जैसे वेडिंग में वो चल जाएगा, एंगेजमेंट और बर्थ पे ऐसे जो होते हैं ये सारे म्यूज़िक जो है चल जाते हैं, जैसे कि रसिया गीत हो गया उत्तर प्रदेश का, पंखीड़ा राजस्थान का, लौटिया राजस्थान का, पंडावनी छत्तीसगढ़ का, ठीक है, शुकुनखर मंगल गीत कुमाऊँ का। देन वी हैव बरखा मसा कुमाऊँ का, मांडो गोवा का, अल्हा उत्तर प्रदेश, हौरी उत्तर प्रदेश, ठीक है, सोहार उत्तर प्रदेश, ऐसे म्यूज़िक आपके हैं यहाँ पर। देन वी हैव छकरी कश्मीर का, लमन हिमाचल प्रदेश, काजरी उत्तर प्रदेश का, वाली टप्पा पंजाब, पुवाड़ा महाराष्ट्र का होता है, पुवाड़ा ये ट्रेडिशनल फॉक आर्ट फॉर्म है महाराष्ट्र की। देन तीज सॉन्ग होता है राजस्थान का, जिसमें वुमेन जो है उनका ग्रेट इन्वॉल्वमेंट होता है, आपने सुना ही होगा इसके बारे में, बुराखता आंध्र प्रदेश। देन बखा जम्मू एंड कश्मीर, भूता सॉन्ग केरला,
दस कथाई उड़ीसा, बिहू सॉन्ग असम में बिहू सॉन्ग गाया जाता है, सना लमोक मणिपुर, सॉन्ग ऑफ लाई हरावा फेस्टिवल मणिपुर, साइकुतुजाई मिज़ोरम, देन चाइहिया मिज़ोरम का है, बसंती ये आपका गढ़वाल का है, घसियारी गीत गढ़वाल का है, सुकर के बिया भोजपुरी सॉन्ग है ये हमारा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा डांस एंड ड्रामा। डांस में भी आपको पता है डांस क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी पार्ट्स का विद फेस एक्सप्रेशन अलॉन्ग विद द म्यूज़िक, उसे हम कहते हैं डांस। इसको ये लर्न कर लेना। मेन एलिमेंट्स जो होते हैं डांस के, उसमें आपका एक्शन आ जाता है, टाइम आ जाता है कि टाइमली आपको मूव करना है, क्या एक्शन करना है, बॉडी आपको कैसे मूव करनी है, देन स्पेस आपको कितना लेना है, एनर्जी कितनी दिखानी है, वो सब आपके डांस में होता है। करेक्टरिस्टिक देखें तो एक पर्सन जब डांस कर रहा है तो उसको करेज होना चाहिए, उसके अंदर माइंडफुलनेस होनी चाहिए, बॉडी अवेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, काइंडनेस, पैशनेट, कॉन्फिडेंस, फियरलेस, इंडिपेंडेंट, डेडिकेटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक एक पर्सन होना चाहिए। अब फोक डांसेस है, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कल्चर के अलग अलग आपके फोक डांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है फोक डांस की, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये आपके अलग अलग फोक डांसेस की लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से जगह पर, किसके स्टेट में कौन कौन से डांस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे बिहू डांस हो गया असम का, कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश का, कथकली केरला का, गरबा गुजरात का, पता ही है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, बेसिक सी चीज़ें। रासलीला उत्तर प्रदेश का, भांगड़ा पंजाब का, गिद्दा पंजाब, घूमर डांस राजस्थान। क्लासिकल डांस जो है वो बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है, फाइन आर्ट्स में आता है, क्लासिकल और फोक म्यूज़िक एंड डांसेस में आता है। जैसे कि आपकी कथक होगी, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, कथक उत्तर प्रदेश है ना, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसी उड़ीसा है ना, सत्रिय असम का है, ये मोहिनीअट्टम केरला का आपका है, गौदी नृत्य ऑफ वेस्ट बंगाल है ना। नेक्स्ट आ जाता है ड्रामा। ड्रामा हमें पता है क्या होता है, इन लिटरेचर द वर्ड ड्रामा डिफाइंस अ जनर और स्टाइल ऑफ राइटिंग है ना। तो ड्रामा क्या है, एक प्ले है दैट कैन बी परफॉर्म फॉर थिएटर, रेडियो और इवन टेलीविजन है ना। इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ ड्रामा होते हैं, कुछ कॉमेडी होती है जिसमें हंसते हैं लोग, कॉमेडी सीन्स होते हैं। ट्रेजेडी होती है जिसमें डार्कर थीम होता है, जैसे कि डिज़ास्टर आ गया, पेन दिखा दिया या फिर दिल दिखा दी। फायर्स होते हैं, जनरली ये नॉन सेंसिकल जनर ऑफ ड्रामा होता है। मेलो ड्रामा आपका आ जाता है, म्यूज़िक ड्रामा आ जाता है, म्यूज़िकल ड्रामा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लॉट हो गया, थीम हो गया। प्लॉट का मतलब है कि क्या हो रहा है प्ले में, प्लॉट रेफर्स टू द एक्शन, क्या बेसिक स्टोरी लाइन है प्ले की। थीम होता है, थीम का मतलब होता है कि क्या मीनिंग उसमें आपको क्या पता चल रहा है, किसके, तो मेन आइडिया होता है, थीम में आ जाता है। करेक्टर आपके कौन कौन से लोग हैं उस प्ले में, डायलॉग क्या लोग क्या आपके क्या लाइन्स बोल रहे हैं, वो सब, म्यूज़िक, रिदम, स्पेक्टिकल मीन्स जो भी चीज़ आपको दिख रही है प्ले के लोगों के, जो कॉस्ट्यूम है, क्या क्या उन्होंने पहन रखा है, ज्वेलरी क्या कर रखे है, कैसे स्टाइल कर रखा है, स्टेज कैसे स्टाइल हो रखा है, वो सब। देन थिएटर क्या है आपका, जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। अलग अलग ट्रेडिशनल थिएटर्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे ट्रेडिशनल थिएटर में आपका आ जाता है स्वंग, नौटंकी हो गया, ठीक है, रासलीला हो गई, भवाई हो गया। देन वी कैन से मार्च जो है आपका ट्रेडिशनल थिएटर है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो मार्च का मतलब होता है स्टेज ही होता है मार्च का मतलब, है ना। देन भावना, तमाशा है ना, दशावतर, कृष्णत्तम फोक थिएटर है, ये केरला का। मुदियत्तू ये केरला का, ठीक है। कोयियत्तू ये भी बहुत ज़्यादा पुराना ट्रेडिशनल थिएटर है, थिएटर फॉर्म है केरला का, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे थिएटर आपको दे रखे हैं। थिएटर इन एजुकेशन, एक ह्यूमन बींग को ह्यूमन बींग्स के बारे में पता चलता है, सेल्फ एक्सप्रेशन मिलती है, सेल्फ नॉलेज मिलती है, अपने बारे में पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, बॉडी के बारे में पता चलता है, ग्लोबलाइजेशन होती है, सेल्फ एम्पावरमेंट, सोशल चेंज आता है, एजुकेशन जो है, कुछ बच्चा जो है थिएटर से कुछ सीखने को मिलता है, उसे क्रिएटिविटी डेवलप होती है। देन आ जाता है पपेट्री। तो पपेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिमार्केबल और इंगेनियस इन्वेंशन होता है मैन का। तो पपेट्री के थ्रू अलग अलग तरीके के पपेट होते हैं, जैसे स्ट्रिंग पपेट हो गया। स्ट्रिंग पपेट आपने देखा होगा, जो कि एक धागे से ऐसे लटके होते हैं और ऊपर से ही इनका जो है कंट्रोल ऊपर से किया जा रहा होता है, तो वो हमारा स्ट्रिंग पपेट होता है। देन वी हैव आपको स्ट्रिंग पपेट के ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। नेक्स्ट शैडो पपेट क्या होता है, जिसमें परछाई दिखती है, एक वाइट क्लोथ होता है, उसके पीछे से परछाई दिखाई जाती है, तो वो शैडो पपेट है ना। जैसे कि आपका अलग अलग शैडो पपेट्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, तोंगालू बॉम्बे का कर्नाटका का, थोलू बोमालता आंध्र प्रदेश का, ठीक है।
देन वी हैव रॉड पपेट, जिसमें रॉड का नीचे से यूज़ किया जाता है. रॉड पपेट आर एन एक्सटेंशन ऑफ ग्लव पपेट्स. ठीक है. देन वी हैव ग्लव पपेट, है ना. ग्लव पपेट जो है वो उसे हम स्लीव, हैंड और पाम पपेट्स भी कहते हैं, क्योंकि उसमें आपका हैंड का यूज़ होता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका यूनिट नंबर 5, इवैल्यूएशन इन आर्ट एजुकेशन. इवैल्यूएशन में आपका CCE मेन कॉन्सेप्ट आपका इसमें रहता है. CCE देखते हैं. CCE तो हमने बाकी सब्जेक्ट्स में भी देखा है कि CCE का मतलब क्या होता है. तो CCE का मतलब होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. कंटिन्यूस मतलब कि हम बच्चे को जब भी असेस करें तो कंटिन्यूसली बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे करें. ऐसा नहीं है कि आज हमने असेस करा है, आज इवैल्यूएट करा बच्चे को, अब हम अगले साल करेंगे या हर 6 महीने में करेंगे. नहीं, बच्चे को रेगुलरली असेस करना है, कंटिन्यूसली असेस करना है, इवैल्यूएट करना है. और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है ना सिर्फ एकेडमिक में हमें बच्चे को इवैल्यूएट करना है, बट हर एक एक्सपेक्ट से बच्चे को इवैल्यूएट हमें करना है. तो हम जो भी आपका इवैल्यूएशन होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए, और हर एक बच्चे के हर एक एक्सपेक्ट को हमें असेस करना चाहिए. अब आ जाता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन आर्ट एजुकेशन. तो हम विजुअल आर्ट, तो हम मेनली आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले CC क्या होता है. यूनिट 5 में देख लो CC क्या होता है और हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं. आर्ट एजुकेशन में हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं. तो कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ. ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इसको पूरा हम डीप में करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं. ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन में हमें पता है कि ऑब्जर्वेशन में क्या है. हम बच्चे के आर्ट को ऑब्जर्व करेंगे, है ना. नेक्स्ट हम देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं. और कैसे कर सकते हैं बच्चे को, ऐसे हम चेकलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, है ना. प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं. प्रोजेक्ट के थ्रू बच्चे को असेस कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो फ्रेम किया है. और क्या कर सकते हैं हम, वी कैन असेस थ्रू, आपका रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं. एनेक्डोटल रिकॉर्ड के थ्रू आप बना सकते हो. ठीक है. और आप पोर्टफोलियो आर्ट में आप करवा सकते हो. तो बस इस लेसन में यूनिट 5 में सिर्फ यही 5 चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी और कुछ नहीं है. और ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी आती है. बस इसमें और कुछ ऐसा है ही नहीं. कैसे हम बच्चे को इवैल्यूएट कर सकते हैं आर्ट में, वही है. जैसे कि ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है कि आप बच्चे को ऑब्जर्व करोगे, बच्चे के आर्ट को ऑब्जर्व करेंगे और उस अकॉर्डिंग आप ऑब्जर्वेशन ये करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोजेक्ट. बच्चे से प्रोजेक्ट बनवाएंगे. ठीक है. जितनी इन्फॉर्मेशन, जितने सुंदर तरीके से बच्चे ने उस प्रोजेक्ट को बनाया है, उस अकॉर्डिंग हम बच्चे को असेस करेंगे या इवैल्यूएट करेंगे. देन पोर्टफोलियो, बच्चे का जितना भी वर्क है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बेस्ट पीस को चूज़ करके हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, बच्चे से करवाएंगे. देन चेकलिस्ट हम कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या क्या कर लिया. हम जैसे एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर कि बॉडी मूवमेंट, यूज़ ऑफ प्रॉपर प्रॉप्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, वर्क डन इन टाइम, यूज़ ऑफ फॉर्म ऑफ आर्ट, ये सब. देन रेटिंग स्केल का यूज़ कर सकते हैं हम, है ना. यही चीज़ें हैं. रेटिंग स्केल का एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो. यहाँ पर आप रेटिंग स्केल का एग्जाम्पल देख लो. एनेक्डोटल रिपोर्ट क्या है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आपका इज़ द ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड, कि हम टीचर जो है ऑब्जर्व कर रही है बच्चे के बिहेवियर को, ये. ठीक है. इसमें हम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड्स बना सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वन शॉट वीडियो ऑफ आर्ट एजुकेशन. बस इसमें यही था और कुछ नहीं है. तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो अभी जाके कर लीजिए. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. साथ ही साथ आपको इंस्टा पे आप हमारे पेज को फॉलो भी कर लीजिए, रनीता कोचिंग सेंटर के, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके पास और भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है. आई नो कल आपके एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बट हमें सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं. साथ ही साथ आपका सीटेट का कंटेंट भी यहाँ पर अपलोड होने वाला है. ठीक है. साथ ही साथ आपका सेकेंड ईयर में मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ. तो सेकेंड ईयर में भी हम शुरू से करते चलेंगे, सो डैट एंड मोमेंट पे हमारे पास कोई भी प्रेशर ना आए पढ़ने का, या हमने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए, ऐसे कुछ प्रेशराइज हम ना हो. इसलिए हम शुरू से ही कंटेंट जो है अपलोड करने लग जाएंगे. तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आपको आपके सेकेंड ईयर में. तब तक के लिए बाय बाय.